इसको इंग्लिश में अपन कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सूचकांक को कहते हैं इंडेक्स। अब ये सूचकांक क्या है, मानव विकास ये क्या है? अपन मानव विकास यदि अपन शब्द बोल रहे हैं तो अपन को इसके समझ में क्या आ रहा है? मानव विकास से मतलब मानव से संबंधित विकास, ठीक। और ये जो विकास है ये अपन नापने का जो तरीका है ये अपन भारत के लेवल पे नहीं नाप रहे हैं, पूरे विश्व के लेवल पे नापना जो स्केल है वो नापा जाएगा। और इसमें भारत का भी बताया जाएगा कि रवि कुशवाहा जो है भाई मतलब स्क्रीन के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिए, मेरे को स्क्रीन में दिखने दीजिए। स्क्रीन के साथ ये अवधारणा है ये किसने डेवलप करी? आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें जो भी चीजें शब्द आएंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे 2021-22 में जिनको भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में तो लगे हैं, जिनको भी 2021 और 22 में प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है, कंपटीशन देना है, तो उनके लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना नोट करते जाएं बस। और ये देखिएगा हम मेन टॉपिक तक कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है मानव विकास। अब ये प्रश्न उठता है मानव विकास की अवधारणा क्या है और ये किसने बनाई या किस देश से ये अवधारणा आई है, ठीक। मानव विकास की जो अवधारणा है यह आई है पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के विचारक हैं, एक अर्थशास्त्री है वो, उन्होंने, उनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक। उन्होंने एक अवधारणा विकसित की, उसका नाम है मानव विकास। और कृपया साइंस के विद्यार्थी ये ना सोचें कि ये आर्ट्स का टॉपिक है, ये आर्ट्स का टॉपिक बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह जनरल नॉलेज का टॉपिक है, कहीं इसमें आर्ट्स नहीं आ रहा है, पूरे विश्व के संदर्भ में है और फिर अपन भारत में पहुंचेंगे, ठीक है। तो मानव विकास की अवधारणा कि मतलब ये कि एक ऐसा कौन सा स्केल हम रखें जिससे कि हम नापे कि भारत या कोई भी विश्व का जो देश है वो कैसे आगे बढ़ रहा है या कि वहां की जनता कैसे आगे बढ़ रही है। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तानी जो विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक ने किया 1990 में किया। जैसे हम स्केल से नापते हैं, इंच सेंटीमीटर वगैरह नापते हैं, दूध को नापने का क्या है, इलेक्ट्रोमीटर, भूकंप नापने का स्केल होता है सिस्मोग्राफ होता है। इसी तरह मानव विकास हम नाप रहे हैं, इसको कैसे नापेंगे, इसका भी तो कोई स्केल होगा। हम और आप, यदि हम 80 व्यक्ति जुड़े हैं, हम अभी आपको आपके मतलब स्केल जो हम अभी स्केल हम सबके पास वो स्केल होता है, हम उससे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता हर चीज नाप सकते हैं, स्केल हमारे पास होता है, ठीक है। इसी स्केल की बात की है हक ने, और उन्होंने कहा कि इसके लिए हम रखते हैं कि लोगों का विकास कैसे हो सके, और उनका विकास के साथ साथ एक शब्द आ रहा है आत्मसम्मान के साथ व्यक्ति दीर्घ जीवन कैसे जी सके और स्वस्थ जीवन वो कैसे जी सके। किसी भी देश में यदि व्यक्ति कम उम्र में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु दर ज्यादा है, मातृ मृत्यु दर ज्यादा है, वो देश अच्छा नहीं कहलाएगा, उसको वो देश मानव विकास की श्रेणी में नहीं आएगा। ये इतना क्लियर हो रहा है। मानव विकास का मतलब है कि विश्व के स्तर में जो स्केल रखे गए हैं उस स्केल को अपन, उस स्केल में क्या क्या रखे गए हैं, मापक यंत्र, स्केल जो मैं शब्द बोल रही हूँ वो मापक यंत्र है। मापक यंत्र क्या है, व्यक्ति के जीवन जीने की आशा, व्यक्ति के जीवन की प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, व्यक्ति के पढ़ने की स्थिति और महिलाओं, बच्चों, युवा, इन सबके विकास की जो स्थिति है इसको हम कहेंगे मानव विकास, ठीक है। अब एक शब्द और आता है कि मानव विकास का जो सूचकांक है इसको अपन नापते कैसे होंगे और या इनको विश्व स्तर पे कैसे नापा जाता है। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ का तो नाम सभी ने सुना है कि नहीं सुना, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक। अब इसी संयुक्त राष्ट्र संघ में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे अपन आज अपन ऑनलाइन ये अपना एक्स्ट्रा क्लास का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसमें अपन पढ़ रहे हैं।
परंतु यदि अपन को मानव विकास का अपन को स्केल नापना है, इसके लिए अपन सब लोग कहाँ गए? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्लेटफॉर्म है उसे कहा गया संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। जहां संयुक्त शब्द आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ से है। हम भारत में खड़े होकर के हम ये नहीं कह सकते कि हम ये स्थान रखते हैं, हम वो स्थान रखते हैं, बिल्कुल नहीं। हमको अपने को आंकने के लिए हमको विश्व स्तर पर अपने को रखना होगा, और विश्व स्तर पर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद में सब देशों के, अब कुल कितने देश है विश्व में? 189 देश, पूरे जो स्वतंत्र देश हैं ये वहां कहां पहुंचते हैं? पहुंचने का मतलब उन देशों की रिपोर्ट पहुंचती है, रिपोर्ट उस टेबल पर पहुंचती है और वहां देखा जाता है कि किस देश का क्या विकास चल रहा है। चलिए अब इसको देखिए, भारत का जो स्थान है, कोई बता सकता है भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। 189 देशों में भारत का स्थान है 131। सोचिए अब ये कैसे नापा जा रहा है? मैंने आपको पहले बताया हर चीज देखी जा रही है यहाँ पर। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा कह देने में हमारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ी है, हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया, हमने छात्राओं को आगे बढ़ाया, हमने छात्रवृत्ति दी है। तो यहाँ यदि आप आंकड़े दे रहे हैं तो इन आंकड़ों का हर चीज जो भी उसका जस्टिफिकेशन है आपको करना पड़ेगा। कितनी जनसंख्या में कितनी महिलाओं लाभान्वित हुए, कितने बच्चों में कितने बच्चे स्वस्थ हुए, कितने बच्चों में बाल मृत्यु दर थी या जो उनकी मात्र जो है प्रसव वाली महिलाएं हैं वो स्वस्थ रही। यदि प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या अन्य देशों से ज्यादा है भारत में, भारत अच्छा देश नहीं कहलाएगा। समझ में आया? और अभी हमने नया 1 तारीख को बजट भी देखा है तो हर चीज देखी जाती है कि एक देश अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपनी जनसंख्या पर कितना खर्च कर रहा है और उस पर और प्रति व्यक्ति कितना खर्च करता है और जोन वाइज कैसे खर्च करता है, जेंडर वाइज कैसे खर्च करता है। यदि हम ये सब स्केल होते हैं, ठीक। अब भारत का देख लीजिए कि भारत को कितने नंबर मिले हैं भाई। वो 131 नंबर पर आ रहा है, मतलब पहले वो 129वें नंबर पे था, भारत अपने स्थान को फिसल गया है। भारत का नंबर आ गया 131वां, ठीक। भारत को नंबर मिलते हैं 0.645, ठीक। जो फर्स्ट रैंक आता है जिस देश का, उसको नंबर मिलते हैं 0.957, ठीक। जो देश जितने ज्यादा नंबर के नजदीक रहेगा वो देश फर्स्ट आएगा। भारत का 131वां नंबर है, भारत नंबर लेकर चल रहा है 0.645। फर्स्ट नंबर पर है नार्वे, नार्वे नंबर लेके चल रहा है 0.957। पहले नंबर पर नार्वे है, दूसरे नंबर पर आयरलैंड है, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, ठीक। अब देख लीजिए भारत कहां पहुंच रहा है। भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, स्वाभाविक है जब हम मान लीजिए रिजल्ट खुलता है, हम मनोज, गरिमा और ये राजा राम साहू सब एक क्लास में पढ़ते हैं, तो यदि हमारे 54% आए हैं तो हम पता जरूर करेंगे मनोज की कितने आए। मुझे जितने नाम दिख रहे हैं मैं इसी का उदाहरण दे रही हूँ, ठीक। तो मेरे यदि 54% आते हैं तुरंत पता करूंगी, क्योंकि मेरे साथ में ये 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे 3 ये क्लासमेट हैं। तुरंत मेरे दिमाग में आएगा देखें मनोज के कितने हैं, गरिमा के कितने हैं और राजा राम साहू के कितने हैं, क्योंकि मेरे तो भाई 54 है, ठीक है। अब हम जब देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सब तो हमारे पड़ोसी देश हैं, चलिए अपन पड़ोसी देश को झांक लेते हैं कि कौन कितने में है, ठीक है। भारत तो भाई 131वें नंबर पर है। चलिए अब आप देखिए हमारा पड़ोसी देश जो श्रीलंका है वो हमसे आगे है, चीन हमसे आगे, भूटान 129 नंबर पर है, बांग्लादेश जरूर 133 नंबर पर है, नेपाल 142 नंबर पर है और पाकिस्तान 154 नंबर पर, ठीक है। अब जब इतने नंबर तो हमको पता चल गए, देखिए कुछ लोग लेफ्ट होते जा रहे हैं, इसका मतलब उन्हें आज का टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा,
मगर आज का टॉपिक आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अब अगला पढ़ना चाह रहे हैं कि यदि यही मानव सूचकांक जो है ये एक बहुत बड़ा स्केल है और इसका उपयोग मानव विकास में इसलिए किया जाता है हम आप सके विश्व में कि हम विकसित देश में हैं, कि हम विकासशील देश में हैं, कि हम अविकसित हैं। यदि हम ये 4 लोगों करें, ममता पांडे हो गई, मनोज अहिरवार हो गए, गरिमा हो गई और राजा रामसाव हो गए, हम भी चलिए सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। और यदि हम चारों लोग जयती नगर के रहने वाले हैं, चलो हम जयती नगर में ही हम 2-4 गांव यहाँ हमको मालूम है जयती नगर, चलो हम चंदेला गांव के, ठीक है। अब यदि चारों बच्चे चंदेला गांव के पढ़ते हैं और यदि एक को ज्यादा नॉलेज है, ठीक, और गरिमा को भी नियर अबाउट नॉलेज है और राजा राम को भी, यदि मगर ममता पांडे को वो नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब हम आप लोगों की तुलना में हम पिछड़े हैं, आपके तुलना में हम फिसड्डी हैं, हम अविकसित हैं, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ वहीं रहते हैं, पर आपको हमारे से ज्यादा आप नॉलेज कैसे भी कर रहे हो, पेपर से, न्यूज से, आपस में बातचीत करके कैसे भी आप उस नॉलेज को ले रहे हो, मगर हम तो नहीं ले पा रहे। यही हालत भारत की है। यदि हमने हर चीजें अपनी जनता को सुलभ कराई, सब कुछ कराए, तो हमको तो ये जांचना बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम विकसित है कि विकासशील है, क्या अविकसित है। मगर हमने जब 4 लोगों से तुलना करी तो हम तो अपने को अविकसित समझ रहे हैं, पिछड़ा समझ रहे हैं, पिछड़ी समझ रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों के हिसाब से नॉलेज नहीं रख पा रहे। अब कई चीजें हो सकती हैं, हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, या हमें नॉलेज नहीं है, या हमें रुचि नहीं है, या हम आपसे कॉम्पिटिटिव आपसे प्रतियोगी हम नहीं चाहते कि हम आपसे प्रतियोगिता रखें। हमको लगता है हो गया, पास हो गया, हो गया, नई जानकारी लगे इससे हमको क्या करना है, नहीं, इससे पर्सनालिटी का अंतर पड़ रहा है। 4 लोगों के बीच यदि हमें खड़े होना है तो हमको फिर बड़ा अफसोस लगेगा, अरे हमारे पास तो समय था, हम नहीं कर पाए, अरे हम उस जितनी चीजें जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध है हम उसका उपयोग कर सकते थे, 3 लोग हमसे आगे कैसे हो गए। यही चीज भारत की मानव विकास पर आती है कि हमारे आसपास की चीजें यदि और जो चीजें हमें उपलब्ध हैं, उन उपलब्धता के बावजूद यदि हम विकास में पीछे हैं तो क्यों, ठीक। अब यदि हम पीछे आ रहे हैं तो इसका और मगर पहले आप अच्छी बातें भी सुन लीजिए कि भारत में अच्छी बातें क्या है और ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे भारत को पिछड़ा बना रही, ठीक है। चलिए पहले हम अच्छी बातों में आते हैं, हम सौर ऊर्जा में आगे। सौर ऊर्जा में भारत 5वें नंबर पर, ठीक। ये बड़ी भारत के लिए खुशी की बात है, जब पिछले साल की तुलना में सौर ऊर्जा में हम आगे हैं, और हम आगे चूंकि हमारे पास ये उपलब्धता है तो शायद हम अपने इस स्थान को आगे भी बढ़ा सकते हैं। या तो देखिए क्लास में फर्स्ट आना बहुत आसान है, और उस स्थिति को हम हमेशा हमें फर्स्ट आए, ये स्थिति बनाए रखना बहुत कठिन। इसको कहते हैं स्टेटस क्यू, मैं ही हमेशा फर्स्ट आऊं, तो इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि भारत सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर विश्व में आ गया है तो उसको बरकरार रखना पड़ेगा। हमें बिल्कुल घमंड में नहीं हो जाना चाहिए, नहीं हमारे पास संसाधन बहुत ज्यादा है, नहीं, हमको और अन्य संसाधनों की उपलब्धता को रखना पड़ेगा। अब ये देखिए भारत मानव विकास से पिछड़ कहाँ रहा है, ठीक। भारत पिछड़ रहा है आर्थिक विकास में। यदि देखें जिसको कहते हैं मालिकाना हक, ठीक, महिलाओं को जमीन जायदाद नहीं, जमीन के मामले में महिलाओं का मालिकाना हक बढ़ रहा है, ठीक। ये एक संतोषजनक बात है, मगर फिर वही बात घूम के आ जाती है, महिलाओं पे मालिकाना हक इसलिए बढ़ रहा है, महिलाओं के लिए के नाम यदि हम संपत्ति करते हैं संपत्ति, तो हमें रजिस्ट्री में कुछ छूट मिलती है। उस छूट से बचने के लिए हमारा ये प्रयास रहता है हर परिवार में कि चलो हम उनके नाम से अपनी जमीन लिखा दें, ये करते हैं और रजिस्ट्री में हमको छूट मिल जाएगी, ठीक। मगर और एक काम और बोला जा रहा है कि क्योंकि महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है इसलिए उनमें हिंसा में कमी हुई है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि हिंसा में कमी हुई है, बताइए। फिर रोज अपन पेपर में पढ़ते हैं, रोज अपन पेपर में आंकड़े पढ़ते हैं, तो क्या उससे लगता है कि महिलाओं की हिंसा रुकी है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, महिलाओं की हिंसा बिल्कुल नहीं रुकी। आप अपन की उम्र वाली बात छोड़िए, 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची से लेकर, मैंने कल एक न्यूज पढ़ी, 82 ईयर ओल्ड
लेडी। तो 3 या 4, 2.5-3 साल की बच्ची से लेकर 79-82 की लेडी के साथ यदि कोई इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो पहले तो ये बात हो गई। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ आंकड़े 2020 के हैं, क्योंकि 21 तो अभी शुरू ही हुआ है, तो अपन के पास लेटेस्ट आंकड़े 220 के हैं, 2020 के हैं, ठीक है। और जनवरी बीता और फरवरी चल रहा है, मतलब मुश्किल से मुश्किल यदि 31 और 38-39 दिन हुए, ठीक है। 38-39 दिन में भी यदि देखें तो महिलाओं की स्थिति में मुझे तो नहीं लगता कोई सुधार हुआ है, ठीक। अब आ जाइए मेन मुद्दे में कि मानव विकास में हम कहाँ पे, ठीक। कहा जाता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति पाई की जाती है। और कुपोषण की स्थिति पाना मतलब 6 महीने से लेकर 3 माह, जो 3 साल के जो बच्चे होते हैं, 6 माह से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें कमी है, पोषण, उनमें कुपोषण है, उनको ढंग से उनका, क्योंकि कुपोषण है उनकी एज नहीं बढ़ पाती, उनकी हेल्थ नहीं बढ़ पाती और उन बच्चों का विकास वहीं रुक जाता है, ठीक। अब यदि हम बच्चों की बात करते हैं तो जो 6 महीने का बच्चा है और जो 3 साल तक, वही बच्चा जो 6 महीने से शुरू होकर 3 साल तक, जो अपन 0 to 6 अपन नहीं कह रहे हैं, 0 to 3 भी नहीं कह रहे, 0 मतलब जो नवजात शिशु होता है उसको भी अपन छोड़ रहे हैं, 6 महीना ले रहे हैं। 6 महीने से लेकर 3 साल का बच्चा तो निश्चित है कि फिर मतलब पलट के जो दूसरा पक्ष आता है जो उसकी माँ कहती है, जो माँ का जो शरीर होगा, माँ का जो पोषण होगा, वही पोषण बच्चे को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर तुरंत देखिए कि जो बच्चे की माँ है वो भी कुपोषण की शिकार है, वो एनीमिक है, वो बीमार है। प्रसव के दौरान उसका ख्याल न रखा जाना भी प्रभावित करता है मानव विकास की दर को। इसे आप मानते हैं कि नहीं, ठीक। एक कारण और आ रहा है, अभी मैं कुपोषण में फिर से आऊंगी, मगर एक कारण और आ रहा है, मुझे पढ़ के बहुत आश्चर्य हुआ। उसमें लिखा है कि जब इस समय खासतौर पर कोरोना काल कह लीजिए, कुछ जलवायु परिवर्तन होता है, उसके कारण कह लीजिए कि जो अभिभावक हैं वो अपने, जब संतान की बात आती है तो वो अपने लड़कियों पर कम ध्यान दे रहे हैं। लड़के लड़कियों की तुलना यदि देखी जाए तो अभिभावक अपने लड़कियों पर कम ध्यान दे रहे हैं, मतलब खर्च में, लड़कियों के खर्च में कमी की जा रही है। अब यदि कमी की जा रही है तो स्वाभाविक है कहीं की कमी कहाँ पूरी, कहाँ कोई सी भी कमी कहीं पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम यदि हर चीज देखें, आदिवासी बहुल एरिया जैसी नगर भी है, भारत में कम से कम नहीं तो 7-8 राज्य ऐसे हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति ही पाई जाती है। और ये उन्होंने एक रेशियो निकाल दिया कि इस आदिवासी अंचल में कुपोषण बहुत अधिक पाया जा रहा है और कुपोषण के चलते मानव विकास जो ह्यूमन इंडेक्स है, जो रेशियो, वो गिर जाता है। और तो इसलिए भारत अपने स्थिति में, भारत अच्छी स्थिति में वहां पर नहीं, ठीक। और हम बात करते हैं कि नहीं, हम एक और दूसरी बात ये भी, अभी का जो बजट देखा जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि मानव विकास मंत्रालय, जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है, कोई विशेष खर्च नहीं हो रहा है। इस बजट में विशेष खर्च महिलाओं के लिए नहीं। और जब महिला की बात कर रहे हैं तो जो बीच मिडिल जो लड़कियां हैं उनके लिए भी बजट में कोई विशेष, जो पहले प्रावधान थे उन्हीं में है, कोई विशेष प्रावधान नहीं रखेगा। दूसरी बात, लॉकडाउन में मोस्टली परिवार की जो महिलाएं थी, लॉकडाउन में उनका सबका अपना बिजनेस ठप हुआ, पुरुष वापस काम पे लौट पाए, महिलाएं नहीं लौट पाए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी मनः स्थिति बहुत प्रभावित हुई है। और मगर गवर्नमेंट ने इस बजट में उन महिलाओं को नहीं देखा, नहीं देखा तो स्वाभाविक है अगला इंडेक्स जो आएगा, वैसे तो हर साल भर में ही इंडेक्स आ रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा 2019 की तुलना में 2020 में हम 130 नंबर पर आ गए। यदि यही हाल रहा तो आप देखिएगा अगला जो इंडेक्स होगा वहां हम और भी चढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए अब अपन कुपोषण की बात करते हैं कि क्योंकि कुपोषण विश्व स्तर में भारत की बात हो चुकी है कि भारत में कुपोषण बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे इससे निपटा जाए, ठीक है। राजस्थान में महिलाओं की
स्थिति बद से बदतर है। अनुज आप अपना दोनों जन अनुपम आप अपना वीडियो बंद रखिए। अनुपम वीडियो बंद रखिए। अंजू आप अपना वीडियो बंद रखिए। हाँ बिल्कुल बंद रखिए। आप माइक बंद रखिए। हाँ बंद रखिए। ठीक। तो देखिए ये देखा कि महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो राजस्थान में बद से बदतर स्थिति है। मध्य प्रदेश में तो फिर भी कुपोषण है, महिलाओं की स्थिति बदतर नहीं कही जा सकती, मतलब बदतर स्थिति है राजस्थान में थी। इसीलिए 2017 में अब देखिए यहाँ से आपके फिर से आपके लिए पूरी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, परंतु अब और भी चीजें आपके लिए आती जा रही हैं यदि आप जनरल नॉलेज के हिसाब से आप पढ़ते चले जाएंगे आगे तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिसंबर 2017 में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक अभियान शुरू किया गया, उसको कहा गया पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है फिर इसकी स्थापना भी सरकार करता है, जिसको अपन कहते हैं NNM, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब स्वाभाविक है, मैं हमेशा यही चीज कहती हूँ, गवर्नमेंट तभी जागरूकता का कार्यक्रम करता है जब हम लापरवाह हो जाते हैं। और हम लापरवाह मतलब गवर्नमेंट खुद लापरवाह होती है, फिर अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए वो अभियान वाला कार्यक्रम करने लगती है। ठीक। तो उसने क्या किया, पोषण अभियान दिसंबर 2017 में शुरू किया गया। और देखिए 17 में नीति बनी, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21 में हम चल रहे हैं और 22। ठीक है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो हमने अभियान शुरू किया दिसंबर 2017 में वो लक्ष्य हमने रखा जो हम 2022 में भारत कुपोषण मुक्त हो जाएगा। ठीक है। मैंने एक वीडियो अपना डाला है जो इशिता ने बनाया था क्लास में, उसमें हमने यही देखा है कि हम कोई लक्ष्य इसलिए निर्धारित करते हैं कि हमारे पास समस्या होती है। जब समस्या आती है सामने, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट, मंत्रिमंडल, नौकरशाह मिल करके उस समस्या से समाधान करने के लिए नीति बनाते हैं। इसीलिए जब देखा, अभी देख लीजिए इंडेक्स में भारत की हालत नहीं सुधरी तो 2017 में क्या हालत रही होगी। तो 2017 में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए, जो कि डंका यहाँ नहीं बचता, सीधे विश्व में बचता है कि देख लीजिए भारत चाहे आप कितना आप कह दीजिए कि हमारी GDP बढ़ी, ये बढ़ा, मगर आपका कुछ नहीं बढ़ा, क्योंकि देखिए विश्व पटल पर आया है कि आपके यहाँ कुपोषण है। समझ में आया। इसीलिए दिसंबर 2017 में जब राष्ट्रीय मिशन की स्थापना हुई कुपोषण अभियान की, तो कहा गया दिसंबर 2022 तक हम कुपोषण मुक्त हो जाएंगे। तो क्या जब आप लोग परीक्षा देंगे 2021 और 22 में, तो क्या आपके प्रश्न ये सब नहीं आएंगे कि आप बताइए जो दिसंबर 2017 में जो घोषणा हुई थी, तो अब पूरे मतलब भारत में क्या स्थिति है, कुपोषण से हम कहाँ मुक्त होने की स्थिति में आए, क्या ये प्रश्न नहीं आएंगे? बोलिए। जिस तरह अभी हम गांधी जी का 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो इस समय जितने भी आप एग्जाम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यदि वो गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन नहीं रखेंगे तो ये होगा कि पेपर सेटर को ये नहीं मालूम कि गांधी जी के जयंती, ये जो जयंती का ये जो पूरी सदी जो वर्ष है ये मनाया जा रहा है। पेपर सेटिंग में गांधी जी को टच करना जरूरी है। ठीक। हमेशा वो जनरल नॉलेज में रहते ही है। ठीक है। तो अब ये बताइए, जब हमने दिसंबर 2017 में जो घोषणा कर दी, अब हम क्या हर साल उसको देखना नहीं चाहेंगे कि हमने उस लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं? तो 2021 चल रहा है, सब देशों में कुपोषण के प्रति अभियान चलाए जा रहे हैं और प्रयास रहता है, मगर स्थिति कहीं सुधरती है फिर कहीं वापस आ जाती है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति घर पे ही नहीं सुधरती है। जब तक महिलाएं खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही होती है और घर में रहने वाले लोग उन्हें सोचते हैं जब तक वो बिस्तर में न पड़ जाए उन्हें बीमार नहीं माना जा रहा, और जब बीमार हो जाती है तब वो गवर्नमेंट की तरफ से जाती हैं आंगनबाड़ी केंद्र या कहीं। वैसे इस समय मध्य प्रदेश सबसे अच्छा काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से। देखिए अपने जयसिंह नगर में भी कोरोना की वैक्सीन आई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगी है, ये मुझे जानकारी। तो ये मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा जब पता चला कि वैक्सीन जयसिंह नगर आ गई, और जब
जिन्होंने लगवाया, मेरी उनसे भी बात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि देखिए, कहने को हम लोग बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं, नहीं, मगर गवर्नमेंट का प्रयास, मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास ये है, तो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में तब भी हम कुपोषण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वही हालत है, 6 महीने से 3 साल के बच्चे में कुपोषण के लक्षण पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुपोषण कितना था और कितना लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, पूरे भारत में कुपोषण का रेशियो निकाला गया, 38.4% निकला कि कुपोषण की मात्रा है। मतलब ये तो बच्चों की मात्रा है कि 6 महीने से बच्चा जो है और 3 साल का बच्चा है, 38 चलिए हम लोग उसको ऊपर पूरा मान लेते हैं 39%। ठीक, 39% बच्चों में कुपोषण है। अब उसको घटाने का कितना प्रयास किया जा रहा, ये ध्यान रखिएगा। 17 में हमने अभियान छेड़ा, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक। पहली बात तो हमको भारत को कुपोषण मुक्त करना है, राज्य को मुक्त नहीं करना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं। और ये भी प्रश्न है, राजस्थान के किस एरिया में नरेंद्र मोदी ने इस कुपोषण के राष्ट्रीय अभियान की, पोषण अभियान की शुरुआत करी? राजस्थान का एरिया है झुंझुनू कह लीजिए, उस एरिया में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत हुई और पूरे जो घोषणा हुई वो तो राजस्थान में हुई, मगर मनाना कहाँ था? पूरे भारत में मनाना था। ठीक है, और जो हमारे 39% बच्चे, मान लीजिए 38.4 है, मान लीजिए इतने बच्चे कुपोषित थे, लक्ष्य हमने रखा कि हम रखेंगे 25% ला देंगे उसको। सोचिए 2022 तक ये प्रयास होगा कि हम 25% इसे ला दें। और 2017 में तो घोषणा हो गई अभियान की, नरेंद्र मोदी 8 मार्च को भी एक घोषणा करते हैं और ये कहते हैं, और फिर स्वाभाविक है कि हम मंत्री, पहले तो घोषणा हो जाती है तो उसके लिए नीति बनने के लिए मंत्रिमंडल में लाया जाता है, मंत्रिमंडल में पूरा विचार विमर्श होता है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं और वो नीति लागू हो जाती है। दिसंबर 19 में वेंकैया नायडू, सॉरी अब मैंने नाम ही बोल दिया, मैं सोच रही थी मैं आप लोगों से पूछूंगी, वेंकैया नायडू ने भारतीय पोषण एंथम की शुरुआत की। उसका भी उद्देश्य यही है, एंथम मतलब कुपोषण के लिए लक्ष्य नारे बनाना और जनता को प्रेरित करना। तो उन्होंने भी उसे लक्ष्य रखा है 2022। इस समय भारत में देखा जाए, कहीं देख लीजिए, यदि हम स्वच्छता अभियान देख रहे हैं तो कई उद्देश्य अलग अलग साथ साथ चल रहे थे। देखिए जैसे ये प्लेटफॉर्म है, चाहे उसे भारत का कह लीजिए, चाहे संयुक्त राष्ट्र का कह लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कुपोषण क्यों हो रहा है? सिर्फ कुपोषण ये कहे कि नहीं, यदि अपन कहें पोषक तत्व किसके कहते हैं या पोषण किसे कहते हैं तो हम कुपोषण पढ़ाते हैं। ठीक है, पोषण हम किसे कहेंगे? ऐसा आहार जिससे हमेशा पौष्टिक पदार्थ हमारे भोजन में रहते हैं और व्यवस्थित रूप से हम उनको खाते हैं। ठीक, परंतु कुपोषण जस्ट अपोजिट, बैलेंस डाइट न लेना, पोषक आहार न लेना और अव्यवस्थित रहते हुए अपने साथ करना, ये कुपोषण के लक्षण है। अब कुपोषण के साथ साथ देखिए क्या चीजें और आ रही हैं, हमको वो कुपोषित कर देती हैं। स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जो आसपास का पर्यावरण है वो, और जैसे इस समय शौचालय निर्माण की बहुत बात चल रही है, 2 चीजों की भारत में बहुत, विश्व में भारत की हंसी उड़ती है कि भारत में आज भी घर घर शौचालय नहीं बने। जो आंकड़े आ रहे हैं कि भले अपन के पास ये आ जाए कि यहाँ इतने बन गए, प्रधानमंत्री वाला आवास ये है, ये इस योजना के तहत ये है, ये वाली योजना के तहत ये है, स्वच्छता अभियान के तहत ये है, मगर पूरे अपन जो आंकड़े विश्व में पहुंचते हैं उसमें आ रहा है कि पता नहीं कितने करोड़ लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं। तो बताइए हम मानव विकास के कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखिए मेन इंडेक्स क्या है? हाँ, इतना जरूर जागरूकता हुई है, यदि हम और आप अपने घर में अपने बच्चों की शादी करने निकल रहे हैं, अपने लड़कियों की शादी करने निकल रहे हैं, कोई भी भाई अपने बहन की शादी के लिए जाता है, शादी जा रहे हैं, कोई भी वो ये जरूर पता करते हैं कैसा है घर द्वार, क्या है। बहुत बच्चे अनुसूचित परिवार है तो भले कि हाँ भाई दूर जाना है, यदि उनके यहाँ भी नहीं बना तो वो सामने वाले को इग्नोर कर देते हैं कि बना है कि नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता।
देखता है घर तो अच्छा बना है नहीं बना, नहीं, पानी की सुविधा होनी चाहिए और शौचालय दूर नहीं जाना। समझ में आए? क्योंकि उनको लगता है नहीं हम ऐसी जगह तो हम ना करेंगे। अब तो लड़कियां ही मना कर देती हैं। कई जगह तो राजस्थान में एक लड़की ने इसलिए शादी से मना किया था कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारे घर में ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैसे हम मानव विकास की बात भारत मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में तो बिल्कुल बाद में करेंगे। पहले हम यही जो जैसी नगर का एरिया, मैंने आपसे क्या कहा था, 4 लोगों के बीच यदि हम खड़े हैं और यदि हम उसी में अपना मूल्यांकन कर लेते हैं, वही हमारे पास स्केल है। समझ में आया? तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनका पालन करने के लिए कह तो दिया जा रहा है कि ये मापदंड है, मगर उन मापदंडों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जब तक सरकार प्रतिबद्ध नहीं होगी, ये सब हम अपने जो भी लक्ष्य हैं उन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। और हम कब जागते हैं? जब हमारे अपने स्तर में बात होती है, हम तब नहीं जागते। हम तब जागने लगते हैं जब विश्व स्तर में, संयुक्त राष्ट्र स्तर में भारत की हंसी उड़ती है। तो कहीं कहीं तो हमारी वाहवाही हो रही है, कई जगहों पर हो रही है, मगर हमको उसके दूसरे पक्ष को भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए हमारे इंडेक्स में इतने पीछे हैं और हमारा पड़ोसी हमसे आगे चल रहा है। तो हम क्यों, हमारे में कुछ अपने, हम लोग एज एक ह्यूमन बीइंग या हम लोग जो अपने नागरिक हैं, हम नागरिक होने के भी नाते तो उनको हम शासन का कहाँ सहयोग कर देते हैं? ये बताइए। सरकार तो हर चीज सुविधा दिला रही है, मगर हम सरकार का सहयोग करते हैं क्या? ना, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती हम कहीं असफल हो जाते, अरे सरकार ऐसा नहीं कर सकती, अरे नहीं सरकार ऐसा नहीं करती। हम हमेशा दोष दूसरों पर मर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमको ये लगे कि नहीं हमको अपना जैसी नगर को ठीक करना है, हमें अपने शहडोल को ठीक करना है, हमें अपने मध्य प्रदेश को ठीक करना है, यदि हम अपने अपने जगह को ठीक करते रहेंगे तो शायद हम, जिसको कहते हैं यदि हम सबल होगा सामने वाले को तो सबल हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की है तो ये मेन है। ये यदि विश्व के स्तर से बात करें तो मेन है, हम भारत में भी बात करें तो मेन है। और जीवन की प्रत्याशा, जब ह्यूमन हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जब मृत्यु दर घटेगी, हम देखिए बाल मृत्यु दर भी हम कम करना चाह रहे हैं, कुपोषण बढ़ता जाएगा, बच्चों की मृत्यु जल्दी होगी, हमको बाल मृत्यु दर कम करना है। प्रसव वाली महिलाएं मर जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं, एनीमिक हो जाती हैं, उनको हम ध्यान नहीं रखेंगे, हमको वो भी ठीक करना है। जब तक हम यदि ये सब चीजें बेसिक चीजें ठीक करते चले जाएंगे, हम मजबूत होते चले जाएंगे। और इस मजबूती के लिए हमको करना होगा, इन लोगों पर हमें खर्च करना होगा। क्यों?